तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं कि डिटरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम देखें तो डिटरेंस क्या चीज है। आप सबको पता है कि डिटरेंस इज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी under which one power uses the threat of reprisal effectively to preclude an attack from an adversary power. Deterrence क्या होती है कि ये यूज ऑफ पावर है, ठीक है, कि हम उनको खौफ दिलाते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। So with the advent of nuclear weapons, the term deterrence largely has been applied to the basic strategy of nuclear weapon. तो अब ये जो वर्ड है न्यूक्लियर वेपन के साथ एसोसिएट हो गया है, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ने क्या कर दिया है, डिटरेंस क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान के विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान देखेंगे तो हम एग्जांपल्स पे कोशिश करेंगे हुई थी। तो 1948 वार ऑन कश्मीर, ठीक है, 1965 वार ऑन कश्मीर, वार ऑन ईस्ट पाकिस्तान। तो आप देखें कि इफेक्टिव डिटरेंस कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं क्रिएट हो पाई, वार इनिशिएट हो गई। तो कहने का मकसद कि ये आप देख सकते हैं। तो फर्दर अगर हम देखें कि the massacre had ignited the fifth crisis between India and Pakistan since the two countries became acknowledged nuclear weapon states in May 1998। जब से न्यूक्लियर वेपन बनी है आप देखें कि पांच क्राइसिस हुए, ठीक है। अब अगर हम ये फरवरी वाला देखें तो छह क्राइसिस हुए, ठीक है। तो आप देखें कि वो डिटरेंस कैसे न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट हुई है। तो कारगिल कन्फ्लिक्ट देखें, ट्विन पीक क्राइसिस देखें, ये पुलवामा और बालाकोट वाला जो अटैक हुआ था, अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली में हुआ था, उसके साथ साथ अटैक ऑन इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन कश्मीर हुए थे। तो कहने का मकसद कि ये क्राइसिस, उसके बाद मुंबई मसाकर ऑफ नवंबर 2018, वहां पे जो मसाकर हुआ 2008, ठीक है, अटैक वहां पे। उरी अटैक 2016 में जिसमें उनके 19 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी, और पुलवामा अटैक 2019, ये बिल्कुल आप सबको पता है। उसके बाद ये सारा क्राइसिस शुरू हो गया था। तो न्यूक्लियर वेपन ने क्या कर दिया है कि एक डिटरेंस कर दिया कि वार इनिशिएट ना हो सके। न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियराइज्ड साउथ एशिया, the fear that more lethal Indian military action would run the risk of Pakistani nuclear retaliation, a state of an uncontrollable escalatory process that would lead to nuclear action। आप देखें कि ये बात तय है कि अगर कोई भी इंडियन मिलिट्री एक्शन होगा, लेथल होगा, उसकी जो मतलब हमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान देने की कोशिश करेगा, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर देंगे अपनी। तो अगर आप देखें तो दुनिया को पता है कि ये जो हिरोशिमा एंड नागासाकी वाली एपिसोड है, ये पूरी दुनिया इस एपिसोड को एग्जाम्पलीफाई करती है और इस एपिसोड से डरती है, तो नहीं चाहती कि न्यूक्लियर। सो ये एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियर डिटरेंस इज वन ऑफ is creating a deterrence to avoid war between Pakistan and India। इसको अगर हम देखें न्यूक्लियर डिटरेंस को कि इनकी जो अगर हम ये प्रैक्टिस कैसे है, तो आपको पता लगेगा कि माइकल क्वाइन है, उसने मुशर्रफ का इंटरव्यू किया। तो वो कहता है कि पूरे इंटरव्यू का उकस बताता है कि एनी इंडियन इन्विजन वुड हैव क्विकली ट्रिगर्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर एस्केलेशन। अगर इंडियन कोई भी ऐसी हरकत करेंगे इन्विजन की, दाव वो न्यूक्लियर वेपन यूज करें या ना करें, बस अटैक लीथल होगा, कोई पाकिस्तान की टेरिटरी को चेंज करना या उनके डैम्स पे तबाह करना,
का पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को तबाह करना, कि वो मिलिट्री पे इफेक्ट करे, हमारी लाइफ को, सर्वाइवल को थ्रेट मिलाना, हम क्या करेंगे, अपने बचाव के लिए इंतजार नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई है। फर्स्ट यूज पॉलिसी की वजह से पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन फोर्सेस, हमारी जो रेड लाइन है वो कौन सी है, हमने एक रेड लाइन बनाई है कि अब ये रेड लाइन अगर क्रॉस हुई तो हम क्या करेंगे, अपने न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर देंगे। हमने कहा है कि अगर पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन फोर्सेस हुई तो हम न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। हमने कहा है कि इमिनेंट कैप्चर ऑफ इंपॉर्टेंट सिटी, फॉर एग्जांपल सियालकोट, लाहौर, बाकी और सिटीज जो हैं, अगर उन पे हमारे क्या करेंगे, ये उनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर देंगे। अटैक ऑन पाकिस्तान, डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस, अगर पाकिस्तान की आर्मी को तबाह करने की कोशिश करेंगे, फिर भी हम न्यूक्लियर वेपन को स्टार्ट कर देंगे। अटैक ऑन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, वो स्ट्रेटेजिक यू मीन दैट वो इसका इन्फ्लुएंस स्टेट के बिहेवियर पे आता है। स्ट्रेटेजिक जब भी लफ्ज आएगा कि वो इवेंट, स्ट्रेटेजिक कल्चर आएगा कि वो कल्चर जो स्टेट के बिहेवियर को अफेक्ट करे। स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, वो पोजीशंस जो स्टेट के बिहेवियर को अफेक्ट करें। डैम्स तबाह हो जाएंगी, तो आपको पता है कि पानी कहां से आएगा, ठीक है। आप सबको पता है कि मिलिट्री वर्क्स ऑन फुट, वर्क्स ऑन स्टमक, ये तबाही आप देख रहे हैं अभी फ्लड की। अगर डैम्स टूटे हैं उनकी वजह से भी ब्रिजेस को, स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को तबाह करेंगे, तो ये भी इम्पोजिशन ऑफ ब्लॉकेड, जैसे कतर का ब्लॉकेड किया गया था बाय सऊदी एंड अदर स्टेट्स कंट्रीज। तो अगर इस किस्म का कोई ब्लॉकेड करने की कोशिश की गई तो हम न्यूक्लियर वेपन सजाने के लिए नहीं रखे, चलाने के लिए रखिए। ज़ियालक ने भी उस हिसाब से पहले कहा था कुछ, जब एस्केलेशंस हुई थी, तो वो कहता है कि इफ यूर फोर्सेस क्रॉस अवर बॉर्डर बाय एन इंच, अगर 1 इंच क्रॉस करेंगी, वो वार्न कर रहा है, ठीक है, 1 इंच, वी आर गोइंग टू एनहिलेट योर सिटीज, हम आपके शहरों को तबाह करना शुरू कर देंगे। तो मतलब दिस इज अ रेड लाइन, बॉर्डर इज अ रेड लाइन, अगर कुछ भी करने की कोशिश की हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमने उसमें क्या किया है कि फॉर एग्जांपल वो क्रॉस करके आए, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा हुआ, उसमें पाकिस्तान ने एक और रिस्पांस बनाया हुआ है। 2 किस्म की पॉलिसीज होती हैं, काउंटर वैल्यू टारगेटिंग पॉलिसी, अल्फाज यूज करना ताकि उनको पता लगे, पेपर चेक करने वालों को, तो आपको आता है ये चीज। काउंटर वैल्यू टारगेटिंग पॉलिसी एंड काउंटर फोर्स, काउंटर फोर्स में हम क्या करते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करते हैं। अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, अगर देखें तो इंडिया का रकबा पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। अगर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरफ पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, तो मुख्तलिफ जगहों पे दूर दराज नहीं, तो पाकिस्तान को हाईली प्रिसाइज न्यूक्लियर वेपन चाहिए, जो मुमकिन नहीं और ना है भी। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जरूरी नहीं है, हम आपके क्या करेंगे, जो मेजर सिटीज हैं हम उनके ऊपर अटैक करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान इज नॉट यूजिंग अ काउंटर फोर्स टारगेटिंग पॉलिसी। What policy has been adopted by Pakistan is the counter value targeting policy, not the counter force targeting policy in nuclear first use policy. तो आगे चलते हैं। US crisis management is always there to support both the countries to avoid the escalation between both countries. हमेशा से US जंप इन करता है ताकि कोई वार ना हो। Timely and energetic US diplomatic intervention to help manage conflicts and reduce tensions between before they escalated to major war. अब आप कहेंगे कि यूएस को क्या जरूरत पड़ी है, दुनिया में बाकी ममालिक भी हैं, ठीक है, दूसरे ममालिक भी कोशिश करते हैं, बट यूएस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वो क्यों इन्फ्लुएंस ज्यादा है, यूएस इज अ ग्लोबल हेजिमोन। दाओ हमने पढ़ा था कि ऑल कंट्रीज आर सॉवरेन इक्वल, बट यूएस हैज अ मोर इन्फ्लुएंस, नॉट द अथॉरिटी, ठीक है, थ्रू इट्स पावर। आपको पता है कि हमने थ्योरी में देखा था कि व्हाई स्टेट्स गेट इन्फ्लुएंस, हमने कहा था एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ बेनिफिट। तो यहाँ पे आउट ऑफ फियर भी आता है, आउट ऑफ बेनिफिट भी आता है, आउट ऑफ, आप थ्योरी लगा सकते हैं। 2001 में और 2002 में वहां पे अटैक के बाद, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ हुआ था, बाकायदे उनकी भी ट्रूप्स आ गई थी। मिलिट्री मोबिलाइजेशन इज अ ह्यूज टास्क, इंडियंस लेके आए अपनी मिलिट्री मोबिलाइजेशन, और पाकिस्तान भी फोर्स लेके। तो उस वक्त मुशर्रफ ने ये कहा कि हम नहीं चाहते जंग होना,
ठीक है। हाँ, और पाकिस्तान की सॉइल दहशतगर्दी के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और 5 कलअदम ऑर्गेनाइजेशंस पे इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनको कलअदम करार दिया और उनको यहाँ पर नहीं करने दिया जा रहा था। तो कारगिल वार के वक्त भी यूएस ने रोल प्ले किया, दूसरे कंट्रीज रोल प्ले किए ऑन एंड ऑफ, बट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इज ऑलवेज इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग बोथ कंट्रीज टू डी-एस्केलेट टेंशंस। और मीगर कन्वेंशनल मिलिट्री ऑप्शंस, इनको पता है कि हमारे पास इतने मिलिट्री कन्वेंशनल ऑप्शंस नहीं है न्यूक्लियर के अलावा। तो इनको पता है कि अगर वो नहीं है तो हम रिजॉर्ट क्या करेंगे, जल्दी न्यूक्लियर वेपन की तरफ भागेंगे। तो इस वजह से दोनों अवॉइड करते हैं कि किसी कन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े। जैसे कैप्चर ऑफ इंडियन पायलट, कारगिल फेल्यूर है, तो ये क्या करते हैं, जल्दी थ्रेट आ जाती है एक दूसरे से न्यूक्लियर वेपन की, तो हम ये कर देंगे, आपको तबाह कर देंगे। ठीक है। अगर जैसे कारगिल एंड ट्विन पीक्स में हमने देखा कि इंडियन को एज इतना नहीं है, 1.1 या 1.2 तक है पाकिस्तान की, अगर 1 सोल्जर है तो ऑपरेशन लेवल पेरिटी है, तो उनको भी इतना एज नहीं है। डिटरेंस पाकिस्तान ने भी अच्छे तरीके से क्रिएट की हुई है थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह वगैरह, थ्रू हाई एज टेक्नोलॉजी। तो वीके सिंह है ब्रिगेडियर विद 11 कोर इन पंजाब इंडिया में, वो कहता है कि वेरी फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ ऑपरेशन पराक्रम एक्सपोज्ड द हॉलोनेस ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस। तो मतलब कहने का मकसद कि उनकी भी इतनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस नहीं थी, और इस वजह से पाकिस्तान की चाहे भले ट्रूप्स कम हो बट ऑपरेशन लेवल पेरिटी वो क्रिएट कर लेता है। अब आपने देखा कि मीगर कन्वेंशनल मिलिट्री, तो कारगिल वक्त भी देखा, नीचे भी देखा, ये इसके पॉइंट्स, ठीक है। और तीसरी इसकी पॉइंट इस पर जाती है फेल्यूर ऑफ इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। तो इन्होंने एक ब्लिट्सक्रीग टेक्निक थी जो एडॉल्फ हिटलर ने यूज की थी कि इतनी फोर्स को इतना जल्दी मोबिलाइज करें कि सरप्राइज अटैक करे दुश्मन पे और जल्दी कैप्चर कर ले। मतलब यह है कि सरप्राइज एंड सडन अटैक, उनके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करना है। तो इन्होंने भी कहा कि हम वही टेक्निक स्टार्ट करेंगे, उसको नाम दिया कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। तो इन्होंने कहा कि हम राजस्थान वगैरह वालों से जल्दी पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और टेरिटरी को कैप्चर करेंगे और नेगोशिएशन में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो उनकी बिल्कुल नाकाम गई थी। एंड दे डिड नॉट सस्टेन इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेशनल सुपीरियरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इज नो मोर इन प्रैक्टिस। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट उसमें आ गई। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, इसमें आप और चीजें यूज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, डेमोक्रेसीज डू नॉट गो ऑन वॉर, इफ दे गो ऑन वॉर दे यूजुअली विन द वॉर। क्रिटिसिज्म हमने पढ़ी थी कि इन पे होती है कि मतलब डेमोक्रेसीज हमेशा जीतेंगी, मतलब अब जो कंट्री होगी डेमोक्रेसी तो वो जीत जाएगी। तो मतलब रिजीम टाइप कंट्री में कौन सी हुकूमत है, अब वो डिसाइड करेगी कि आउटकम ऑफ द वार। तो इन पे ये क्रिटिसिज्म है। मैं इसीलिए आपको बार बार ये जब भी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात आती है तो मैं ये अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज वन ऑफ देम, बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे डू नॉट वांट टू गो ऑन वॉर। ठीक है, दे always take rational decisions, they resort to the parliaments, national assemblies and the senate, lower house and upper house. They think that it's not in the benefit of both countries to go on war, so they usually avoid to go on war because it would impact on economic conditions, political environment of the both countries. आगे इसमें वो पॉइंट आ जाती है कि मॉडर्नाइजेशन पीस, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कॉमर्स ब्रीड्स पीस। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गई है कि अर्बनाइजेशन बन गई है, डिपेंडेंस बन गई है। ठीक है, इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो गई है, अर्बन ग्रोथ हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं। कि दोनों को पता है, कमर्शियलाइजेशन आ गई है, दोनों को पता है कि अगर हम लड़ेंगे तो हमारा एक दूसरे पे अटैक जो है वो हमें बहुत डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे भाई पे अटैक हो या लाहौर पे अटैक हो, आप देखें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन लाइफ को तो इफेक्ट होगा ही होगा। आप बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किससे तबाह होगा। Indian doctrine of strategic restraint that predisposed political leaders to prefer non-military response to the
responses to security challenges emanating from Pakistan. अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान से के बॉर्डर से, तो वो क्या करते हैं, नॉन मिलिट्री रिस्पॉन्सेस की तरफ जाते हैं, दूसरे रिस्पॉन्सेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, उनको पता है कि ये नहीं करना, तो दे ऑलवेज अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। आपने पढ़ा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट में कौन कौन से डेमोक्रेटिक पीस ट्री, मॉडर्नाइजेशन पीस प्ले करता है रोल। बाकी भी लिबरलिज्म के और जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़ी हैं कांट के और कोबडिन के, ये चीजें आ जाती हैं इसमें। न्यू दिल्लीज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। अब इंडिया की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वहां पे इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट है। उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ अगर अगर हम झगड़ा करेंगे तो वो इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स को क्या कर देगा, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनको तबाह कर देगा। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटा टॉपिक था, आज इसको इतना ही लेक्चर रखते हैं। ठीक है, ये पेपर में नहीं आया, बट इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक था, तो इसके पास पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। टॉपिक की आप लेंथ पे देख सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि बट ये नहीं है कि ये नहीं करना, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट, उनमें हमारा यूज होगा। ठीक है, कि पाकिस्तान एंड इंडिया के अगर कहें कि क्या वर्ल्ड वार, पाकिस्तान एंड इंडिया में वार हो सकती, आप कहेंगे नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं क्यों नहीं हो सकता, आप ये रीजन नहीं। ठीक है, अगर ये एक बात हो कि पाकिस्तान एंड इंडिया में हम कैसे डिस्कैलेशन कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ये दूसरे एग्जांपल, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा हमारे काम आई है, ये चीजें हमारे काम आई है। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की क्रिटिकल एनालिसिस बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई इस वक्त ये आप रीडिंग से न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिटरेंस स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया बाय डेविन टी, ठीक है, उसके अलावा ये बेहतरीन बुक है पॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन साउथ एशिया बाय बुमित्रा चकमा, गूगल से डाउनलोड करें, रिकमेंड, ये जेड लाइब्रेरी से भी। इट इज वन ऑफ द रिकमेंडेड रीडिंग्स गिवन बाय द एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके अलावा ये जो है वेबसाइट है, यहाँ से करें। दूसरी ये वेबसाइट है, ठीक, तो इनको करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड। आई एम हेयर टू आंसर योर ऑल क्वेरीज।